ये कोई तुम्हारा बाप का घर नहीं जो जिद करोगे तो मिल जाएगा। ए भाई, तू कौन है रे? बड़ी वकालत करने आई है? चल हवा आने दे, बाहर निकल यहां से। सच उगल दे, कौन है तू? क्यों घुसी मेरे इलाके में? अब तुम चाहे कितनी भी सफाई दे दो। देवकरण, दरवाजा खोलो। मैं अनन्या राठौर हूँ, इस जिला की कलेक्टर। पार्ट 2 में आपने देखा शांतिनगर केंद्र के भीतर सन्नाटा था, जहां डर ने इंसानियत को चुप करा दिया। लंबी कतारों में खड़ी जिंदगियां, हाथों में कार्ड और आंखों में बुझती उम्मीद। इसी सन्नाटे को तोड़ती है एक बूढ़ी अम्मा की कांपती आवाज। सवाल के बदले मिला अपमान, धमकी और सत्ता की बेरहम हंसी। तभी भीड़ से आगे बढ़ती है अनन्या, बिना शोर और बिना डर। और अब पार्ट 3। अपना काम कर और निकल, वरना तेरा कार्ड भी रद्द कर दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने डर से अपने कांपते हाथों से अनन्या की कलाई थाम ली। उनकी उंगलियां पतली और ठंडी थीं, पर पकड़ में एक ममतापूर्ण चेतावनी थी। उन्होंने बेहद दबी हुई फुसफुसाहट में कहा, ना बिटिया ना, इनसे मुंह मत लगा। तू अभी कल की चोकरी है, नहीं ही जनती है लोग कौन है। ये सब बड़े साहबों के पाले हुए कुत्ते हैं। अगर हम इनसे उलझेंगे तो अनाज तो छोड़ ही हमारी हड्डियां तक नहीं छोड़ेंगे। सच बोलना यहां मुसीबत मोल लेना है। एक पल के लिए पूरा हॉल सांस रोके खड़ा था, और तभी अनन्या ने अपनी रीढ़ सीधी की। उसके चेहरे से लाचारी का नकाब हट गया और उसकी आवाज में लोहे जैसी सख्ती उतर आई। उधर इधर की बातें अपनी जेब में रखो, उसने शांत पर भारी स्वर में कहा। रीच, मुझे बस एक सीधा जवाब चाहिए। इस कार्ड पर जो रिसीविंग की मुहर लगी है वो इस गोदाम की तो नहीं है। ये मुहर किधर की है? उसने बूढ़ी अम्मा का फटा कार्ड काउंटर पर रख दिया। उस एक सवाल ने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी थी। क्लर्क की आंखें कार्ड पर जमी रहीं, जैसे उस धुंधली मुहर ने अचानक जिंदा होकर उससे सवाल पूछ लिया हो। उसके होंठ सूख गए, गले में अटका हुआ थूक उसने जबरदस्ती निगला। एक पल के लिए उसे लगा जैसे पूरा हॉल उसकी सांसों की आवाज सुन रहा हो। फिर बेहद धीमी और दबी हुई आवाज में वो हकलाया, वो तो देवकरण साहब की है। उन्होंने ही मुहर लगाई थी। अनन्या की आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बस एक ठंडी पुष्टि, जैसे किसी पुराने शक ने अब अपना चेहरा दिखा दिया हो। और देवकरण साहब कहां हैं? और वो कहां है? सवाल छोटा था, मगर उसका वजन पूरा सिस्टम झुका देने वाला था। क्लर्क ने कांपती उंगली ऊपर की सीढ़ियों की ओर उठाई। उसने ऊपर उस कोने वाले कमरे में है, लेकिन मेरी मान तो वापस लौट जा, पागलपन मत कर। वो आदमी नहीं, कसाई है। अगर तू वहां गई तो वो तेरा ऐसा हाल कर देंगे कि तू अपनी शक्ल भी पहचान नहीं पाएगी। चेतावनी दया से नहीं, अनुभव से निकली थी। अनन्या मुस्कुराई, बहुत हल्की, रहस्यमयी मुस्कान, तूफान से ठीक पहले वाली मुस्कान। अच्छा, फिर तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखते हैं आज किसकी शामत आती है और कौन किसकी खाल उधेड़ता है। उसने बेहद शांत स्वर में कहा, और वो पुरानी सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। हर पायदान चरमराया, जैसे सालों से दबे सच अब बोलने लगे हों। पहली मंजिल पर पहुंचते ही हवा बदल गई। नीचे की सहमी हुई चुप्पी की जगह यहां हंसी थी, मगर वो हंसी खुशी की नहीं थी। वो लालच की थी, सत्ता के नशे की और दूसरों की भूख पर पलती हुई। बंद दरवाजे के पीछे से ठहाकों और बातों की आवाजें आ रही थीं, ऐसे ठहाके जो पेट से नहीं गुनाह से निकलते हैं। अनन्या रुकी, उसने दरवाजे पर कान लगाया। हर शब्द साफ था। अनाज की बोरों की गिनती, दामों की बातें और पुलिस से सेटिंग की फुसफुसाहट। हर वाक्य एक चोरी की स्वीकारोक्ति था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। सामने वही था जो नीचे नहीं दिखता। सरकारी अनाज के ढेर, कटे हुए बोरे, बहता हुआ चावल और उन्हीं के बीच बैठे लोग, हंसते हुए, गिनते हुए, जैसे ये अनाज नहीं किसी खेल का हिस्सा हो।
और बीच में कुर्सी पर आराम से बैठा था देवकरण मिश्रा। यहां डर ने चेतावनी दी और सच ने बिना रुके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। अगर यह टकराव आपको रोक न सका तो लाइक करें, शेयर करें, आवाज फैलने दीजिए। कमेंट में बताइए, क्या अनन्या को ऊपर जाना चाहिए था या यहीं रुकना सही? सब्सक्राइब करें क्योंकि पार्ट 4 में सत्ता का असली चेहरा सामने आएगा।